दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। मंथली भी वीडियो में डालता हूं। पिछले वीडियो मैंने जुलाई 2024 का पूरा बिहार करंट अफेयर्स डाला है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आप उसको जरूर देखिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको डेली करंट अफेयर्स बिहार का लेकर आता हूं और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी मैं इसमें शामिल करता हूं, जिससे कि आप अगर सेंट्रल लेवल का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सभी में आपको काम करे। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको बिहार से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी। आज मैंने स्पेशल कुछ डाला है। इसमें मैंने दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे की जानकारी दी है। जो फॉरेस्ट का सर्वे, उसमें बिहार का वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, बिहार में कहां पर सबसे अधिक वन है, इस सब की जानकारियां मैं आपको इसमें डाला हूं। तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर 7.84% हो गया है। बिहार का कुल वन क्षेत्र 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। बिहार का वन क्षेत्र पहले की अपेक्षा में 1.03% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के वन क्षेत्र में बिहार के कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण है वन क्षेत्र के मामले में, तथा तीसरे स्थान पर रोहतास है। बिहार में कुल वन क्षेत्र का 51% खुले वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, उसके बारे में देख लीजिए। अति सघन जो वन केवल 4.5% है। 44.5% वन मध्यम सघन वन क्षेत्र है। बिहार में घने वन का क्षेत्रफल 3,762 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वर्ग का क्षेत्रफल 3,286 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घने वन का क्षेत्रफल 333 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र 24 राज्यों की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% या 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जहां 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है, जो मात्र 23 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप में 27 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद पुडुचेरी में 57 किलोमीटर वन क्षेत्र है। राज्यों में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र 1603 वर्ग किलोमीटर का था। उसके बाद पंजाब का 1847 वर्ग किलोमीटर का स्थान था। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है। तो दोस्तों, बिहार में आप देख लिए, जानकारी मैंने दे दिया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। और पीडीएफ भी आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2027 तक। बिहार में 1,60,168 फाइलेरिया मरीज हैं। सबसे अधिक वैशाली में 16,791 मरीज हैं। सबसे कम फाइलेरिया मरीज मधेपुरा में हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। तो बिहार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक रखा है। बिहार के किस जिले में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट खोला जाएगा? तो दोस्तों, बक्सर के नावानगर में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट खोला जाएगा। बिहार में एक और बड़ी कंपनी बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। वैश्विक पेय उत्पादक कंपनी कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस बात की जानकारी बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल से दी है। बक्सर के नवानगर में मेसर्स SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए 65 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो वो बिहार सरकार है दोस्तों। बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ है।
जिसके पास 4,321.64 एकड़ भूमि है। राज्य में लगभग 2499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन काम करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो दोस्तों ये यूएसए है। फ्रांस के राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया था। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा किए। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर जापान रहा, जिसके कुल 45 पदक है, जिसमें से 20 गोल्ड शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पर रहा। इस ओलंपिक में भारत के खाते में 6 मेडल है, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। समापन समारोह के दौरान ओलंपिक का झंडा लॉस एंजलिस को सौंपा गया, जो साल 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक का अगला मेजबान देश होगा। समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर सिरजेस थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के जो किस खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते उनकी जानकारी। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीता, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में। फिर से मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज जीता 50 मीटर एयर राइफल 3P इवेंट। स्वप्निल इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल में स्पेन को 2-1 से हराया था। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता, इन्होंने जेवलिन थ्रो में। अल अमन सहारावत ब्रॉन्ज जीता, इन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी में। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों वो टीवी सोमनाथन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया है, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। पाल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो रवांडा के राष्ट्रपति पाल कगामे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। देश के न्यायाधीश फास्टिन नतेजिलियायो ने पॉल को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी किगली है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली विकसित करेगा, जिससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जिसका उद्देश्य मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित है। रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। संदीप पौंडरिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इस्पात मंत्रालय के। संदीप पौंडरिक ने हाल ही में उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो बिहार कैडर से 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पौंडरिक उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे थे।
बिहार सरकार में कई अन्य पदों पर अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो प्रसार भारती के साथ। बिग क्रिकेट लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित टी20 इवेंट के प्रसारण के लिए राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती के साथ हाथ मिलाया है। बीसीएल का उद्घाटन संस्करण इस साल सितंबर में लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। बीसीएल स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का मौका प्रदान करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन ट्रेनिंग स्कूल मदुरई ओया में 12 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका अंतिम संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो गस एटकिंसन ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2024 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चमारी अट्टापाटू को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यह अवार्ड जीता है। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच किस देश का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 10 अगस्त को एक एमओयू साइन हुआ है? तो नेपाल का। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच नेपाल का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 10 अगस्त 2024 को एक एमओयू साइन हुआ है। इसी साल जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेपाल यात्रा की थी। इसी दौरान एनएसआईएल और नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी के बीच इसके लॉन्चिंग की समझौता हुआ था। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल में एनएससीटी ने विकसित किया है। नेपाली स्पेस स्टार्टअप अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित नेपाल इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में नेपाली स्टूडेंट की मदद करेगा। इसका उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। नेपाल का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। आपको बता दें कि सीमा नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 की सुगौली की संधि के बाद बनी थी। अमेरिका में नए भारतीय राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। 13 अगस्त 2024 को विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में पद ग्रहण करने की घोषणा की है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी विनय क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के रिटायर होने के बाद यह पद खाली पड़ा था। अमेरिका में भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो मृण्मयी डे। मिस टीन मृण्मयी डे ने मलेशिया में होने वाले मिस टीन ग्लोबल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया है। 13 अगस्त को एएनआई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ था। मृण्मयी पिछले 6 सालों में स्टार मिस टीन इंडिया के नेशनल लेवल पर ताज पाने वाली पहली बंगाली हैं। उन्होंने स्टार मिस टीन टैलेंटेड अवार्ड 2024 भी जीता है। कोलकाता के रहने वाले मृण्मयी 3 साल की उम्र से ही उड़ीसी डांसर हैं। सैनिटरी नैपकिन के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की है। कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य जहां मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देते हैं, वहीं मध्य प्रदेश ने इसके बजाय वित्तीय सहायता देने का विकल्प चुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पीच राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की है तो गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है। मुख्यमंत्री यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव है। राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है। राजधानी यहाँ की भोपाल है। किस दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। किस राज्य सरकार ने मठों, मंदिरों और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो वो बिहार है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है 12 से 13 अगस्त का। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।